अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हकीकत की राजनीति उत्तर प्रदेश में सपनों की सियासत में तब्दील हो गई है। आजकल हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश में हैं, इनके सपने में भगवान आने लगे हैं और ईश्वर इनको बताने लगे हैं कि आपको क्या पद मिलने जा रहा है और आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश की लड़ाई धर्म की नाव पर सवार है और हर किसी को लगता है कि इसका एक बड़ा फायदा उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है। मुख्य मुकाबला उत्तर प्रदेश में रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस और लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के सोशलिस्ट अलायंस के बीच सिमटती जा रही है और दोनों एक दूसरे पर तरह तरह के सपनों की सियासत करने का आरोप लगाते हैं और इसमें कूद गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई धर्म के नारे पर आ गई है। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोचक है और कई बार हमें बहुत सी चीज़ें सिखा और बता जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर शोध करने चाहिए और उन पर शोध पत्र जारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे चुनाव होते हैं, मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाए जाते हैं और किस्म किस्म की पॉलिटिक्स के जरिए कैसे जनता के बीच अपनी बात रखी जाती है। उत्तर प्रदेश के हमारे नेता उसका उदाहरण है। किसी के सपने में भगवान राम आते हैं तो किसी के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, तो किसी के सपने में गंगा किनारे उतराती हुई लाशें जिनको चील कौए खा रहे हैं वो दिखते हैं, तो किसी के सपने में परेशान मुसलमान दिखता है, किसी के सपने में परेशान पंडित जी दिखते हैं, तो किसी के सपने में उत्तर प्रदेश की सत्ता दिखती है। तो इस सपनों की सियासत के पीछे के कारण क्या हैं? क्या ये आपका ध्यान भटकाने के लिए है या आपकी सहानुभूति अर्जित करने के लिए है और या फिर वाकई में ईश्वर इनको दर्शन दे रहा है? और आजकल पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम सबसे आराध्य देवता की तरह प्रकट हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रॉमिस किया हुआ उनका एक मंदिर तैयार कराया, अखिलेश यादव ने पूजन अर्चना की। आज भारतीय जनता पार्टी में उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और तमाम दिग्गज मंत्रियों ने, ब्रजेश पाठक, इन सब लोगों ने मिलकर भगवान परशुराम की एक प्रतिमा लखनऊ में स्थापित की और पूजा अर्चना कर डाली और कहा भगवान परशुराम तो सिर्फ हमारे हैं। दरअसल क्या हम मुद्दों से भटक रहे हैं या वाकई में जनता को ये पसंद है? जनता को क्या चाहिए? क्या वो जो ये कर रहे हैं या वो जो ये नहीं कर रहे हैं या वो जो आप चाह रहे हैं? निर्णय आपने करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति मैं मानता हूं बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बार देश के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आती है। नेताओं को ये लगता है कि पूजा अर्चना करके, आरती करके, मंदिरों का दर्शन करके या धार्मिक रीति रिवाज की बातें करके वो जनता का मन मोह लेते हैं। इसमें सच्चाई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म और जाति के आधार पर लड़ा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हमें मतलब आप, हमें मतलब जनता, क्या हमें अपने वास्तविक मुद्दों का सरोकार है और ये नेता लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं या वाकई में इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे से आप भाव विभल हो जाते हैं या आपकी आत्मा एकदम अंदर तक हिल जाती है कि आहा क्या दर्शन किया? इस आधार पर वोट देना चाहते हैं? तय आपको करना है, क्योंकि दुख और सुख ये प्रजा ही भुगतती है। सुख होता है तो प्रजा उसका आनंद लेती है और दुख होता है तो उसे भोगती है। तय आपने करना है कि मुद्दे किसके सपने में कौन आता है ये महत्वपूर्ण है या फिर वो मुद्दे जिनके आधार पर आपको उत्तर प्रदेश में सरकार चुननी है। ये महत्वपूर्ण मसला। और आज की डिबेट कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये गंभीर बात है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर 5 साल में चुनाव की तरफ जब जाते हैं तो हम ये तय करते हैं कि हम मिलजुल कर एक ऐसी सरकार बनाएं जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित हो, संकल्पबद्ध हो और उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण भी कराए। उसमें न धर्म का कोई स्थान होना चाहिए, न जाति का स्थान होना चाहिए, न किसके सपने में क्या आता है ये होना चाहिए। मैं कहता हूँ सपने ऐसे देखे जाएं, स्कूल अच्छे कैसे हों, सपने ये देखे जाएं कि करोड़ों लोगों को रोजगार कैसे मिले, नौकरियां कैसे मिलें,
गरीबों को या ज़रूरतमंदों को सस्ता, कम कीमत पर अच्छा, बेहतरीन इलाज कैसे मिले, सपने इस बात के देखने चाहिए। सपने इस बात के देखे जाने चाहिए कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो। सपने इस बात के देखे जाने चाहिए कि हर रोड 4 लेन से 8 लेन हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सपने इस बात के लिए देखे जाने चाहिए कि हर कोई प्रसन्न हो, हैप्पीनेस हो, हर तरफ पीस हो, शांति हो, समृद्धि हो उत्तर प्रदेश की। सपने इस बात के देखे जाने चाहिए। कुछ बयान सुने आप। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। रात में हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण जी कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। हम नफरत की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं लाना चाहते, वो मुद्रा देकर राजनीति करना चाहते हैं। हम मुद्दा देकर राजनीति करना चाहते हैं। कभी मुजफ्फरनगर के कांड पर तो कभी मुख्तलिफ नाम पर एनकाउंटर में उनकी इंसाफ की बातें हमारी ख्वाबों में आती हैं। ये हमारे ख्वाब है और इंशाअल्लाह ये ख्वाब को हम पूरा करेंगे। तो आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है और मैं चाहता हूं कि आप सब मिलजुल कर पार्टिसिपेट करें। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जहां भी आप आएँ अपने विचारों को पोस्ट करें। ट्विटर, जहां भी आपको मौका मिले अपने विचार पोस्ट करिए कि नेताजी के सपने में क्या आता है, ये ज़रूरी है या आपका विकास ज़रूरी है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, डॉक्टर एम एच खान बीएसपी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हैं, असीम वकार एमआईएम से हैं, रक्षपाल सिंह बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और बीरेंद्र सिंह। आज का पैनल भी उतना ही जोरदार है, ये सपनों से आगे का पैनल है। शुक्रिया आप सभी का। संजय चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। रात में आपने किसका सपना देखा? नमस्कार। देखिए, अगर किसी ने सपना देखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका रिएक्शन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हकीकत के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। आज ये हकीकत है कि उत्तर प्रदेश का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। आज ये हकीकत है कि औरों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने दुगने रोजगार दिए हैं। आज ये हकीकत है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की तुलना में हमने ज़्यादा गन्ना किसानों का भुगतान किया है। आज ये हकीकत है कि हमने 2 गुने एक्सप्रेस हाईवेज दिए हैं। आज ये हकीकत है कि हमने उनसे ज़्यादा हवाई अड्डे बना के दिए हैं। आज ये हकीकत है कि पहले 1600 एमबीबीएस की सीट होती थी, आज 3000 एमबीबीएस की सीट उत्तर प्रदेश में है, जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। आज ये हकीकत है कि चाहे को खेल विश्वविद्यालय हो, चाहे फोरेंसिक की बात हो, चाहे विधि विश्वविद्यालय की बात हो, ऐसे विश्वविद्यालयों की हकीकत के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के व्यवहार में भी, जिन लोगों के आचरण में भी, जिन लोगों के चरित्र में भी भगवान नहीं आते थे, अगर उनके सपनों में भगवान आ रहे हैं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आधारित राजनीति है, जिसमें कभी सावरकर ने कहा था कि अगर इस देश का हिंदू जागेगा तो लोग अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर आएंगे, मुझे लगता है कि सपनों में आकर भगवान ने उस राजनीति के चरित्र को सामने ला दिया है। आपके जिस प्रकार की राजनीति पार्टी के सपने में कौन आता है? क्या भगवान नहीं आते हैं या कुछ और आता है? नहीं, सपने वही देखते हैं जो व्यवहार में काम नहीं करते हैं जी। जो लोग व्यवहार में काम करते हैं उनको शाम को नींद बहुत अच्छी आती है, और जो केवल सपने देखते हैं वो व्यवहार में काम नहीं करते। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार में काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिक आधार पर और जनता के लिए अपने काम जो है उसके आधार पर जनता के बीच में जा रही है। ओके, विवेक साइलस मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई बाकी मुद्दे भी तो हैं, वो मुद्दे सपने में अखिलेश जी के क्यों नहीं आते हैं? भगवान ही सिर पा रहे हैं आजकल, क्या बात है, चक्कर क्या है?
जी नमस्कार ब्रजेश जी, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो आपने कहा है कि सुख होता है तो प्रजा आनंद लेती है और दुख होता है तो प्रजा उत्पीड़ित होती है। वैसे ये बात अच्छी है कि श्री अखिलेश यादव के सपनों से भारतीय जनता पार्टी को भय लग रहा है। आज सच्चाई ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भयानक और बुरे सपने आ रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आज जो थोड़ी बहुत नींद लोगों को आ रही है, आती थी, वो भी हराम हो गई है। जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, जिस तरह से आम लोग परेशान हैं, सपनों में आ रहे हैं कि खर्चा कैसे चलेगा, राशन कहाँ से आएगा, महंगा तेल कहाँ से खरीदा जाएगा, इतनी महंगी गैस कहाँ से आएगी, सब्जी आप देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, महंगी बिजली देख लीजिए, महंगी शिक्षा देख लीजिए, महंगा इलाज देख लीजिए। आज लोग भयभीत हैं उत्तर प्रदेश में कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी कैसे वो पूरी करेंगे, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। किसानों की बात कर लीजिए, किसान आज सड़कों पर पे मुख्यमंत्री ने तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण अखिलेश जी के सपने में आते हैं, लेकिन मथुरा में तो कंस को उन्होंने संरक्षण दिया। अब योगी जी ने क्या कहा, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भले कुछ दिन के लिए रहे हों, लेकिन आज ही भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद ने मऊ में कहा कि हमारे अगले मुख्यमंत्री हैं वो योगी जी नहीं होंगे, वो तो अरविंद कुमार शर्मा होंगे। ये इन्हीं के नेता कह रहे हैं। तो पहले ये तय कर लें कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी अब तो विरोध के सिर्फ योगी जी के भारतीय जनता पार्टी से उठने लगे। इनके सांसद कह रहे हैं, आज मऊ में बयान दिया जी, जिस तरह से किसान कुचले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। खान साहब, आपके सपनों में कौन आता है? ये लोग तो ठीक ठीक सपने देख ले रहे हैं, आपके सपनों में कौन आ रहा है? देखिए, सपना तो हंसी मजाक का खेल हो गया, इसको लगता है। सपना किसी को बताया जाता है क्या? बुरा सपना भी बताया जाता है, अच्छा सपना बताया जाता है। और ये सपना आ रहा है कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। ये सपना नहीं आया कि मुख्यमंत्री बन के तुम गरीबों को भला करोगे, मुख्यमंत्री बन के तुम महंगाई कम करोगे। ये आप किससे नाराज हैं, बीजेपी वालों से या सपा वालों से? दोनों से। ओके, दोनों ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या ये दोनों मिले हुए हैं? सपना देख रहे हैं, वो सपना को हकीकत बता रहे हैं कि हाँ ये भी दिया होगा। अरे भाई, सपना से क्या लेना देना? हकीकत पे आओ, जमीन पे आओ भाई। पेट्रोल का दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो। फाफा मऊ में जो गरीब लड़की, जो दलित समाज की लड़की, नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया, उसका विरोध में उसके पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट डाला गया। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे पाएगी? हाथरस कांड में जो बेटी को कहा गया बलात्कार नहीं हुआ, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का था, बलात्कार नहीं हुआ। और जब रिपोर्ट आई तो बलात्कार साबित हो गया। क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटाया भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं हटाया। लखीमपुर खीरी में थार के जीप से किसानों को कुचला गया, मारा गया। आज टेनी वो राज्य मंत्री बना बैठा है, नहीं हटा रहा। क्या किया है आपने? आप अब आखिरी वक्त में आके आप हिंदू मुसलमान सपना खेलना चाहते हैं। जनता होशियार है, जानती है जनता कि ये सपना तुम्हारा हो सकता है, हमारा। अरे बहन जी भी तो सपना देख रही होंगी कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएं। आपको कोई एतराज है खान साहब? विजय जी, सपना नहीं देखा जाता है, जमीनी हकीकत पे लड़ाई लड़ी जाती है और जमीनी हकीकत पे काम किया जाता है। सपना देखना तो हम भी सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, तो बन जाएंगे क्या? हम देख रहे हैं सपना प्रधानमंत्री बन जाए। अरे तो क्या आपसे कोई पूछ के सपना देखेगा क्या? आप कैसी बातें करते हो? क्या सपने भी कोई आपसे पूछेगा, परमिशन लेगा आपकी? नहीं, सपना आता ही नहीं। लोग उल्टी सीधे सपने आते हैं तो किसी के पास जाके कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाई, हमको सपना ये भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलेगा उस पर ईडी का रेट डाल देगी भारतीय जनता पार्टी। अरे ऐसे सपने क्यों देखते हो? मत देखा करो, अच्छा देखा। हम नहीं देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले देख रहे हैं। ओके, ऑल राइट। कि हमसे जो टकराएगा उसको चूर चूर कर देंगे। थैंक यू एमएच खान के, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एमएच खान के जानी दुश्मन सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, काफी दिनों के बाद आप डिबेट में नजर आए। ठंड बहुत है, मैं समझ सकता हूँ। तो आजकल आप लोगों के सपने में कौन पधार रहे हैं? ब्रजेश भाई, हमारे सपने में तो इस वक्त प्रदेश की जनता है और आदरणीय संजय चौधरी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी बढ़िया बातें करी। कहा कि साहब हमारी हकीकत ये, हमारी हकीकत ये। सच बात ये है कि ये सब इनके सपने हैं।
अगर इनके ये सपने नहीं होते तो आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला होता अगर हकीकत में होते ये लोग। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त 25 करोड़ की जनता में 15 करोड़ जनता खुद ये कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं इनको। अब ये हकीकत में शर्म की बात है, सपने में ही अच्छी बात हो सकती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता कराह रही है महंगाई की मार से, खाद्य तेल की महंगाई से, पेट्रोल डीजल की महंगाई से, बिजली की महंगाई से। किसान को जहां पिछली सरकारों में 175 रुपए का बिजली का बिल देना पड़ता था, आज 2250 रुपए का ब्रजेश भाई बता रहे हैं कि आधा कर तो दिया है। हाँ, अब आधा नलकूप पर आधा, अभी वो भी जब चुनाव आ गया तो इस समय तो ये फ्री भी कर देंगे। अच्छा, चुनाव जीतने के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए तो उनको हजरतगंज चौराहे पे आप भी जैसे अभी जन विश्वास यात्रा में वो डांस नहीं करा रहे हैं लोग यहां से लेके मेरठ तक, उसके बाद भी भीड़ नहीं हो रही, वैसे करने लगेंगे ये लोग। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चुनाव के समय तो आपको भी ऐड दे देंगे, ये 5 साल ऐड नहीं देंगे, अब ऐड दे देंगे आपको। नहीं, मैं सोच रहा हूं कि मैं भी सुबह आपको और संजय चौधरी को शर्मा जी की चाय पर ज्वाइन करूंगा। आइए 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 सर, स्वागत है आपका। जी। तो अब ये सपनों में और हकीकत में जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में आपको अंतर मिलेगा। मैं आपको बताऊं, पिछले 70 सालों में उत्तर प्रदेश की ये पहली ऐसी सरकार है जो अपने 5 साल के कार्यकलाप पर नहीं चुनाव लड़ रही है, पिछली सरकारों की कमियों पर लड़ रही है। कि भाई 2017 से पहले की सरकारों ने ये किया, वो दंगा हुआ, ये क्या नाम पुलिस हुआ, ये कैराना हुआ, ये मौलाना हुआ, ये सारी चीजें पहली सरकार देखी हमने। कोई भी सरकार ऐसी नहीं देखी जो वर्तमान में चुनाव लड़ती है तो कहती है साहब हमने ये किया, आप हमारे पास आइए। तो क्या सपने देखना मना है? सर सुनिए सुनिए मेरी बात तो सुनिए कि आप अगर आप कुछ कह देंगे, आप तो विद्वान प्रस्तोता है सर, इंटरनेशनल है। अच्छा, हम लोग क्या बोल पाए, आप तो सीबीआई सर्टिफाइड ईमानदार हैं। आपकी तो आप बोलिए ना, ईमानदारी की बात कहां से आ गई? बोलिए। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, संजय भाई के लिए भी ये वो है। हाँ। पिछले 5 साल पहले योगी जी को एक दिन सपना आया, कहने लगे कि साहब अब 25,000 सूर्य मित्र जो है क्या देंगे, नौकरी सूर्य मित्रों को देंगे। अब उसकी हकीकत सुन लीजिए कि अब तक 168 लोगों को सूर्य मित्र की ट्रेनिंग दी है, नौकरी तो एक को नहीं दी। ये सूर्य मित्र क्या होता है? सूर्य मित्र ये होता है सर जो रिन्यूएबल एनर्जी थी, ओके, उसमें ना सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिए 25,000 एम्प्लॉय रखे जाएंगे जिनको तनख्वाह दी जाएगी, और वो केंद्र सरकार से आनी थी तनख्वाह। ये इतने नाकारा और निकम्मे लोग हैं, वो 25,000 लोग अरे भाजपाई वाले भर देते, नहीं भर पाए, अपने लोगों तक को नौकरी नहीं दिए ये लोग। मैं 25,000 जिम्मेवारी से कह रहा हूं, चेक कर लीजिए। उसके बाद 2018 में आए, इन्होंने कहा साहब 3 लाख नौकरी देंगे, 19 में आए कहने लगे 2 लाख देंगे, 20 में आए कहने फिर 3 लाख देंगे। सच बात है, अगर इनके नौकरी के दावों की बात कर लीजिए तो 9 लाख नौकरी दे चुके, और दिल्ली में कहते हैं 1.5 करोड़ नौकरी दे दी, मेट्रो में जो ये कर, सपना ही तो है इनका। सच बात असलियत में आइए साहब, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की अस्मत लुट रही है, उत्तर प्रदेश में विवेक तिवारी की हत्या हो रही, मनीष गुप्ता की हत्या हो रही है, और पुलिस हत्या कर रही है। और पहली सरकार ऐसी है जिसमें मणिलाल पाटीदार को 5 लाख रुपए का इनामी एक आईपीएस है आपकी सरकार में। पहली सरकार है जहां 8-8 पुलिस वालों की बदमाश हत्या करके चले जा रहे हैं। उनकी विधवाओं के सपनों में क्या आ रहा होगा, उस चीज को सोच लीजिए। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी के क्या नाम सपने में क्या होगा, उसको एक बार जरा सोच लीजिए। आप सोचिए ना उन महिलाओं का। बहुत धन्यवाद। मैं असीम वकार को आमंत्रित करता हूं, एएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब बहुत शुक्रिया आपका। आजकल ओवैसी साहब के सपनों में कौन आ रहा है? नहीं, आजकल ओवैसी साहब खुद ही सपनों में आ रहे हैं लोगों के। नहीं, पर वो बता रहे थे कि उनके भी सपने आते हैं। वो खुद भी दूसरों को सपनों में आ रहे हैं। किसके? अब जो मुसलमानों के वोट पे दावेदारी कर रहे हैं उनके सपने में ओवैसी साहब आ रहे हैं। कौन कर रहा है? और बीजेपी के सपने में आ रहे हैं किसान, वो वाले किसान लखीमपुर वाले जिनकी हत्या की गई। और मोदी जी के सपनों में वो 700 किसान आ रहे हैं जिन्होंने एक अवैध बिल, जो खराब बिल था, जो बुरा बिल था, उसके लिए अपनी जान गंवा दी। सर सच्चाई यह है कि चुनाव देखिए किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। 5 साल के लिए सरकार आई थी और 5 साल बाद चुनाव आया है, जनता को दिया कुछ नहीं, अब सपने दिखाए जा रहे हैं और चुनाव में हंसी मजाक चल रहा है। जिसको इन्हीं ने कहा था तुम हमें वोट दो, वो आज ये कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें 5 किलो राशन देंगे, थैला 100 रुपए का। आप अंदाजा लगाइए, भीख मंगवा दी। कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा, हमारी तरक्की हो जाएगी, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे,
हमारे पास कारोबार अच्छे हो जाएंगे, हमारी नौकरियां हो जाएंगी, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, कोई कह रहा 17 लाख नौकरी मिल जाएगी। उसको ये लोग कह रहे हैं 5 किलो राशन, सिर्फ एक झोला राशन महीने में दे देंगे, और उसके बाद कह रहे हैं वो तरक्की कर दी। और हंसी मजाक हो रहा है सर। सर ये प्रदेश का चुनाव है, प्रदेश में 24 करोड़ अवाम का चुनाव है सर ये, और अवाम ने अब की ठान लिया है कि अब की अवाम ने कह दिया अब कि हम तुम्हारे सपने में आएंगे। पर एक बात बताओ, ओवैसी साहब को मैं जब भी सुनता हूं उनके पास मुसलमान छोड़ के और कोई बात नहीं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज मैंने सुनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो मैं सारे दस्तावेज लेके आया हूं। आज भी वो सिर्फ मुसलमान। आपको तो सबकी राजनीति करनी चाहिए, आप क्यों सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक खुद को सीमित कर रहे हैं? बात समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी में जो लड़ाई हो रही है वो हो रही है ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण। सत्ता में है सर, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सरकार केंद्र में बना चुके हैं, कई बार रहे प्रधानमंत्री बन गए इनके बीजेपी के। लड़ाई किस बात की उत्तर प्रदेश में, ठाकुर बनेगा या ब्राह्मण बनेगा? अब वो शर्मा जी भेजे गए और शर्मा जी को कहा गया डिप्टी सीएम बना दो, तो ठाकुर साहब कह रहे नहीं, ब्राह्मण को नहीं बनाएंगे। लड़ाई देखिए किस बात की हो रही है। मायावती जी कहती हैं कि हम दलित की बात करेंगे, हम दलित की बेटी हैं। तो सर अगर हम लोग मुसलमान की बात कर रहे हैं और आंकड़ों के साथ कर रहे हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी, उस कॉन्फ्रेंस में सीधी सीधी सी बात की गई है कि जो माइनॉरिटी का बजट है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए 20 करोड़ रुपए आए, कुल 20 करोड़ रुपए। और आबादी कितनी हमारी सर, 4.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हम उत्तर प्रदेश में हैं। 20 करोड़ रुपए देंगे आप, 4 रुपए प्रति मुसलमान आप डेवलपमेंट करेंगे। एक मुसलमान को 4 रुपए देंगे आप साल में डेवलपमेंट के लिए, 4 रुपीज। हम आपको 8 रुपए दे रहे हैं, आप करिए अपना डेवलपमेंट। मजाक बना कर रखा है मुसलमान कौम का। और 70 साल से करा क्या जा रहा है सर? सपने ही दिखाए जा रहे हैं हम लोगों को। कांग्रेस ने सपने दिखाए। पर आप बात कितनी भी कर लें, लेकिन आपको कोई छूने को तैयार नहीं उत्तर सर बात वो नहीं हो रही है, हमें कौन छू रहा है? हमें हमारे जो हमारी कौम के लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो छू रहे हैं। सर उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां हैं, कहाँ छू रहे हैं? मुसलमान कितनी, नहीं मुसलमान कितना है नौकरी में, आपसे पूछ रहा हूं मैं। मेरे पास डेटा नहीं है अभी ना, मैं दे रहा हूं आपको। 5% भी नहीं है सर हम, तो आबादी हमारी 20%। उनके हक और हुकूक की बात आप कहाँ करते हैं? आप तो जब शुरू होते हैं आपके नेता कम्युनल भाषा ही बोलते हैं। सर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं अपने नेता की ही भाषा बोल रहा हूं, मैं अपने लीडर की ही भाषा बोल रहा हूं। अब आपको अगर मैं पूछ रहा हूं कि क्या 20 करोड़ रुपए 4.5 से 5 करोड़ मुसलमानों का बजट दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, 4 रुपए प्रति मुसलमान से आप डेवलपमेंट एक बात बताओ, मैंने पिछले 2 दिन से लगातार मैं सुन रहा हूं आपके पार्टी के सदर ओवैसी साहब को, वो केवल अखिलेश यादव पर हमला करते हैं। मेरे पास वो ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है जब वो अखिलेश यादव के लिए भला बुरा बोलते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसा इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए सर सीधी सी बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब सबसे ज्यादा अगर किसी पर अटैक करते हैं देश के अवाम की तरफ से, गरीबों की तरफ से, तो वो करते हैं बीजेपी पर। उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव पर करते हैं। नहीं, आप पूछते हैं जब उनके ऊपर। अब अगर आप हमसे पूछिएगा कि अखिलेश जी ने कहा कि आपको ये कह दिया MIM को कि ये खराब लोग हैं, ये बदनाम लोग हैं, ये फला के लिए काम करते हैं, तो कुछ भी कहो, मैंने सवाल जैसे ड्रॉप किया था पहला सवाल, जवाब तो देंगे हम आपको पलटकर। कहा मुसलमानों का वोट लेने वाली पार्टी। यस सर, आपने शुरुआत ही वहीं से की थी, जबकि मैंने तो सवाल भी नहीं पूरा कर पाया था। मैं बोल रहा हूँ, तो इससे आपके इरादे अंदर से क्या है वो झलकते हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ आपसे, हम अगर मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खान साहब करेंगे। करें, खान साहब कहां कर रहे हैं? क्यों खान साहब की नहीं, सुनिए सर, खान साहब की नेता ने कासगंज के बच्चे के लिए कोई ट्वीट नहीं किया, उन्नाव के फैसल के लिए कोई ट्वीट नहीं किया, इखलाक के लिए कोई ट्वीट नहीं किया, अलीमुद्दीन अंसारी के लिए कोई ट्वीट नहीं किया, रकबर के लिए कोई ट्वीट नहीं किया, पहलू के लिए कोई ट्वीट नहीं किया। हाँ, अगर दलित की बात आएगी तो करेंगे। नहीं सर, मैं इसको बुरा नहीं मानता। हाँ, वो दलित है। एक सेकंड रुक जाओ, कौम की लड़ाई लड़ रही है। अब एक खान साहब से काउंटर ले लेता हूं। एक सेकंड रुक की लड़ाई लड़ रही है, एक सेकंड रुक जाओ खान साहब। लेकिन अगर हम ये तो आपको एविडेंस बेस्ड, एविडेंस के साथ आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप के प्रमाण के साथ आरोप, आप कैसे डिफेंड करिएगा खुद को? अब झूठ का तो कोई हाथ पैर होता नहीं है, झूठ का कोई हाथ पैर नहीं होता। कौन झूठा है? जो बोल रहा है वो झूठा है। क्या नाम है उनका? देखिए अब भाई आपके डिबेट में बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता।
डरिए मत देखिए, खान मैं साहब आप। बता रहा हूं, हमारी पार्टी का नारा सज्जन सुखाए सज्जन सुखाए। आपको पता होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया गया सिर्फ मुसलमानों के लिए, और आज 10वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को वजीफा दिया गया। पर ये जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी तो राय दीजिए। आप बनाया मुसलमानों गया। की बात करते हैं तो मुसलमानों पर जाति जुल्म की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं आप? मुसलमानों की नहीं, सबकी बात उठाते हैं हम एक जात बिरादरी की बात नहीं करते हैं। तो ये असीम और वकार क्यों हमारा आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा के निकल जा रहे हैं? देखिए, आप इनको जवाब दीजिए या तो मैं बड़ी बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। ये अगर कह रहे हैं तो ये इस्लाम के खिलाफ भी बोल रहे हैं। इस्लाम में कहीं मुसलमान नहीं है। मुसलमान कहा गया है कि जब रात में सोने जाओ तो 40 घर बाएं और 40 घर दाहिने देख लेना, कोई अगर भूखा है तो तुम्हारा खाना हराम है। तो ये नहीं कहा गया कि मुसलमान देखना, ये नहीं कहा गया कि यहूदी देखना, ये नहीं कहा गया हिंदू देखना। इस्लाम का नारा ही अलग है। आपने तो असीम वकार को निरुत्तर कर दिया, उनके पास तो जवाब तक नहीं है आपकी बातों का। सर, इनकी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और बहन जी गवर्नमेंट चलाएं और मिश्रा जी मलाई खाएं। हाँ। और मुसलमान ताली बजाएं। आपको मुसलमान ताली बजाएं। सिद्दीकी मिनिस्टर थे, यह है सर इनकी पार्टी का नारा। सतीश चंद्र मिश्रा जी मिनिस्टर थे क्या? 16 विभाग का मंत्री बनाया था नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, 16 मिनिस्टर मुसलमान बनाए थे बहन कुमारी मायावती जी ने। मिश्रा जी कहाँ मिनिस्टर थे? मेरी गुजारिश है कि अब वो सारे 16 के 16 विभाग बोलने से थोड़ा चलता है। सारे 16 विभाग हिंदू मुसलमान नहीं है, और एमएस खान साहब को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करा दीजिए। क्या बना दें? भाई 16 के 16 विभाग जो नसीमुद्दीन के पास थे वो सब मायावती को दे दीजिए। बीजेपी और एमएस खान अपने मुंह से कहें कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये कहें देखिए मैं कह रहा हूं मैं अपनी पार्टी में बन सकता हूं मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बन सकता? अब ये कह के दिखाएं। अब ये कौन सी बात हुई कि ये कह के दिखाओ, वो कह के दिखाओ? क्या अबे क्या वो अरुण जरूर बेतुकी बातें हो रही है मिश्रा जी आपके चैनल पर। पार्टी मैं चला रहा हूँ क्या? पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ क्या? तेलंगाना में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं बन सकता हूँ। अब ये ओके ऑलराइट, एक सेकंड रुक जाए, आपस में बिल्कुल मत उलझें, इस तरह मत उलझें प्लीज, में क्या दिखाए प्लीज मत कि उलझें मैं आप लोग। मुख्यमंत्री बनूंगा, हटाए वहां से मुख्यमंत्री को। अब बताइए इतने डरपोक मुसलमान में आके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब बताइए नहीं, इतने आप खान साहब के लिए ऐसी भाषा ब्रजेश भाई मत सुनिए बोलिए, आप। प्लीज, ये अलाउ ही नहीं सुनिए है। आप सुनिए मेरी डिबेट पे सब अलाउ अरे है। ब्रजेश भाई सुनिए, क्या उत्तर प्रदेश के 4.5 करोड़ 5 करोड़ मुसलमान सुन रहे हैं। आपको कोई चिमटे से छूना नहीं अरे चाहता? सर इतने डरपोक मुसलमान जो अपने आप को नहीं कह पा रहे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये और लड़ाई क्या लड़ेंगे? अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। जो ईमान पर नहीं होता है, ईमान पर है ही नहीं आप लोग हो। आप 5 करोड़ मुसलमानों के सामने ये नहीं कह पा रहे कि हम बन सकते हैं मुख्यमंत्री। ये मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे, बताइए। ओके ऑलराइट, रक्षपाल सिंह जी धन्यवाद दोनों, शुक्रिया, धन्यवाद। रक्षपाल सिंह जी मेरे साथ मौजूद। देखिए आप लोग लड़िए मत, मैं कभी नहीं चाहता कि डिबेट पे आपस में कोई उलझे आप लोग, कभी ऐसे मेरी मंशा नहीं होती। मैं मिश्रा जी कह रहा हूं, मैं तमीजदार आदमी हूं, बदतमीज नहीं हूं। ओके थैंक यू खान साहब, कृपया शांत हो जाइए। थैंक यू बहुत शुक्रिया। नहीं वकार साहब आप गलत कर रहे हो, देखो बुजुर्ग है उनका सम्मान करो, बुजुर्ग है उनका सम्मान करो। मैं तो कह रहा हूँ इस उम्र में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे हो गया अरे भाई बना लो, तेलंगाना में चल कर हमको बना। अरे काहे उलझ रहे हो भाई, किस बात के लिए बेवजह झगड़ा कर रहे हो? थैंक यू। अरे खान साहब शांत हो जाओ ना, तेलंगाना में बनाओ ना इन दोनों की आवाज बंद ना करो। बनिए, ना बनिए, आप डरिए। ओके रक्षपाल सिंह जी के पास चलते हैं। भाई रक्षपाल जी आप मुझे बताइए, ये नेता लोग विकास के सपने क्यों नहीं देखते हैं? अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने क्यों नहीं देखते हैं? रोजगार के सपने क्यों नहीं देखते हैं? अब देखो मैं बुलाया डिबेट किस मकसद से, ये दोनों सर फोड़ लिए अपना। रक्षपाल जी बोलिए। नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा मिश्रा जी। अरे शांत हो जाइए, निवेदन। थैंक यू। पूरा प्रदेश देख रहा है। मेरा इसमें ये कहना है कि नेताओं के जो सपने हैं, नेताओं के सपनों से जनता का सरोकार होना चाहिए, बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए कि जनता के क्या सपने हैं उसको नेता पूरा करें, और जनता के जो सपने हैं उनको नेता पूरा करने की बात करें। जनता ये चाहे, जनता क्या चाहती है, जनता हमसे क्या चाहती है उसके बारे में बात करें। इनका तो हिंदू और मुसलमान के ऊपर सीधा सीधा डिबेट है।
समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे वो जातिवाद की बात करेगी, कांग्रेस जातिवाद की बात करेगी। इनको ये समझना चाहिए कि अब जनता जो है ना इन चीजों से आगे निकल चुकी है। जनता चाहती है कि जनता का विकास हो, जनता को अच्छी शिक्षा मिले, बीजेपी कौन सी बात करती है, मिले, जनता को अच्छा बीजेपी भाई एक पहला राउंड है, कोई किसी को मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के, आप बोलने दो उनको, वकार साहब, मैं जनता के सपनों की बात कर रहा हूँ। हाँ बोले, आप बोले। मैं जनता के सपनों की बात कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कौन सी पार्टी क्या बात करती है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्कूल हो, उसके लिए जो भी नेता काम करते हैं आपने जातिवादी आरोप लगा दिया। अब एक ही हमारे पास विश्लेषक हैं, आप उनका भी गला पकड़ रहे हो। कांग्रेस के ऊपर जातिवाद का कैसे आरोप लगा दिया? बोल तो लेने दो, फिर उसके बाद जवाब दे देना। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो एक शब्द नहीं बोले। मैंने किसी पार्टी के बारे में कोई शब्द नहीं बोला। जब आप ब्राह्मणों की बात करेंगे, ठाकुरों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे तो मैं क्या कहूंगा? सभी लोग आप यही बात कर रहे हैं ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जनता के क्या सरोकार है, जनता के क्या सपने हैं, जनता के सपनों में क्या आता है, वो हमें चर्चा करनी चाहिए। जनता क्या चाहती है, आप उस पर तो बहस करते नहीं है। वहां इतने मुसलमान मर गए, उसने इसको मार दिया, उसने इसको काट दिया, वहां इतना हिंदू मर गया, इस पर इससे चर्चा से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा इससे कि जनता क्या चाहती है, जवाब दिया आपने सुरेंद्र जी को। सपने क्या अच्छा, हमको करारा जवाब दिया। ये धर्म और जाति पर ये भाजपा के लिए बोल नहीं पा रहे। आपने भाजपा के लिए दो रखे हुए हैं कवर फायर। ब्रजेश भाई, जो आपके हक में बोले भाजपा का हो गया। अरे क्यों? जब आदमी जिस शख्स की ये हिम्मत ना हो कि धर्म के बारे में भाजपा को बोल सके, जाति के बारे में भाजपा को बोल सके, विनाश के बारे में भाजपा को बोल सके, इनको जो है उनके ऊपर बोलने का हक है, लेकिन भाजपा के ऊपर बोलने की ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला। सुरेंद्र जी, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। क्यों? मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। आपने कांग्रेस का नाम लिया था। मैंने किसी पार्टी का नाम लिया। आपने क्या बोला? सपा का भी लिया। या तो आपको ध्यान नहीं, आपने क्या बोला? अच्छा, एक सेकंड रुको, झंझट मत करो, रुक जाओ। शर्म नहीं आती आपको? सुरेंद्र जी रुक जाओ। सुरेंद्र आप इस तरह से अपमान करने की कोशिश ना करें। अपमान की बात नहीं, ये कांग्रेस का नाम ले गए जातिवाद के नाम पर, शर्म की बात है। ओके, ऑलराइट, बीरेन जी आ गए डिबेट में। आप लोग शांति रखो। मैंने मुस्लिम, आप चाय पियो, पानी पियो, एक सेकंड रुक जाओ। बीरेन जी आ गए, एक सेकंड रुक जाओ भाई। रक्षपाल जी एक सेकंड रुक जाइएगा। रक्षपाल जी एक सेकंड रुकिएगा। हमें पता है रक्षपाल जी, बहुत पता है, सब कुछ पता है। ओके ठीक है सुरेंद्र जी, हो गया। ऐसे क्यों इतना क्या गुस्सा भाई? बीरेन जी, ये सपनों का क्या चक्कर है? अभी तो यही झंझट शुरू हो गया, बड़ी मुश्किल से रोक पाया मैं इन लोगों को। देखिए, सपने पिछली चुनाव भी आए थे, तब अली और बजरंगबली के सपने थे, और उसी बीच ये कहा गया कि भाई सीता माँ जो वो टेस्ट ट्यूब से जो है पैदा हो गई। तमाम सारी चीज़ें इन चुनाव में आती हैं। सपना ये देखते हैं, लेकिन ये टिकट जाति के आधार पर ही देते हैं। अच्छा, संयोग से डिवीज़न ऐसा हो गया है कि दूध दही का कारोबार करने वालों को कृष्ण का समर्थक माना जाने लगा। बाकी बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में राम को अपना देवता भगवान पेटेंट करा रखा है। बसपा के पास कोई दैवीय भगवान नहीं है, लेकिन अंबेडकर उनके भगवान हैं। कांग्रेस खाली हाथ है, इनके पास कोई देवी देवता नहीं है। तो अब ऐसे में चुनाव में सब अपने अपने देवता के भरोसे, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, किसी के हाथ में धनुष बाण है, तो वो अपना चलाएगा, इस्तेमाल करेगा। चूंकि बीजेपी के पास धार्मिक एजेंडा है, वो सरकार में है। अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट, तमाम और सारे धार्मिक स्थलों का उनकी सरकार में जो काम हुआ है, वो उसको लेकर जनता के बीच चर्चा करते हैं अक्सर, और वहाँ पर स्वाभाविक रूप से फिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम देवी देवता आ जाते हैं। अब उनके काउंटर के लिए, जवाब देने के लिए अखिलेश यादव के पास कृष्ण बचते हैं। उन्होंने कृष्ण का सहारा लिया। अब कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिया, कह रहे तुम्हारी सरकार आने वाली है। लेकिन वो परशुराम के भी मंदिर गए थे, वो और भी मंदिर जाते हैं। तो ये जरूर है कि बीजेपी के पीछे पीछे वो लगे हैं कि भाई बीजेपी राम के नाम पे कई बार सरकार बनाई,
तो हम भी एक दो बार तो बना ले कम से कम कृष्ण के नाम पे, बन जाने दो। लेकिन यह बीच में यही आपका शमशान और कब्रिस्तान आ जाता है, हिंदू और मुसलमान आ जाता है। तो ये जब आ जाता है तो वहाँ पर मामला बिगड़ जाता है। बात इतनी सी है कि चुनाव जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा पाठ अगरबत्ती जलाने से आपको खाली मानसिक शांति मिलेगी, इससे ज़्यादा आप कोई भगवान आपको आकर चुनाव नहीं जिताएंगे। आपको काम करना पड़ेगा जनता के लिए। लोग कहते हैं, अपने यहाँ मुहावरा है कि राम नाम जपना पर आया माल अपना। ये वोट की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो चुनाव के पहले जो माहौल होता है जी, लेकिन अब चुनाव बेहद करीब है। इसमें जाति धर्म भी आएगा, देवी देवता भी आएंगे, सपने आएंगे। सपने पूरे हो न हो, लेकिन सपने दिखाए जाएंगे जी। एक चीज ये अच्छी हुई कि पिछली 2-3 सरकारों में उत्तर प्रदेश में विकास पर काम होने लगा। एक्सप्रेसवे बना, मायावती ने यमुना बनाया, अखिलेश ने आगरा बनाया, और योगी सरकार पूर्वांचल बना चुकी, डिफेंस कॉरिडोर बना रही है, और वो गंगा एक्सप्रेसवे लेके आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को इस मामले में तो फायदा हो रहा है। और ये लोग और सपना देखें। अब एक सपना ये भी आता है कि भाई कुछ राजनीतिक दलों पर आरोप लगता है कि साहब वो नोटों का छलियां निकलती है, लोगों का कोई छापा पड़ता है, कहीं कुछ होता है। वो कहते हैं वो सपा के हैं, वो कहते हैं वो भाजपा के हैं। तो तमाम सारे जो लोग हैं वो इसको भी देख रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकारी एजेंसियां भी लगी है, नोटों की बरामदगी भी हो रही है, राजनीतिक दल भी है, जात पात भी चल रहा है। भगवान का तो अपना रोल अहम ही है, लेकिन ये सब चीजें भी आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अपने कहा गया है कि सपने पूरे करने के लिए बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप दिन रात मेहनत करेंगे तब सपने आपके पूरे होंगे, वरना अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बैठते बैठे पूरी जिंदगी सपना देखते रहिए, जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो ये तो मेहनत के दम पर ही चीजें हासिल होती हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह से भगवान को धर्म के आधार पर बांटते हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि हम जब अस्पताल में जाते हैं तो नहीं पूछते इलाज करने वाला डॉक्टर हिंदू है कि मुसलमान है, जो खून चढ़ाया जा रहा है वह हिंदू का है कि मुसलमान का है। जब बाजार पे दुआ करने जाते हैं, मंदिर में दुआ करने जाते हैं, जिसके ऊपर कष्ट होता है वो नहीं देखता कि ये मजार है कि मंदिर है कि मस्जिद है, क्या है। तो हमारी जो अपनी गलत होती है तो हमें इन सब चीजों का ख्याल नहीं आता, बस चुनाव में वोट लेने के लिए ऐसी चीजें की जाती। एक साहित्यकार ने लिखा है जी, सुनिएगा, कि हमारा आपका काम समाज को जोड़ना है, हमारा आपका काम धर्म में बांटना नहीं है। कि तुम राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज तो अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहे, मनसा तो उसी की राह से है। और तुम इश्क कहो वो प्रेम कहे, मतलब तो उसी की चाह से है जी। वह जोगी है तुम पालित हो, मकसद तो दिले आगाह से है। और क्यों लगता है मूर्ख बंदे या तेरी खाम ख्याली है, हर पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब उसकी एक एक डाली है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आज आपने बहुत ही बड़ी बात कही। थोड़ा ऑडियो में आज डिस्टरबेंस आ रहा है, हम ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के विषय को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये है कि सबके सपने में भगवान आ रहे हैं, लेकिन विजय का आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो उदय प्रताप सिंह लिखते हैं कि जनता उसे अपना जीत का आशीर्वाद देगी जो जनता के मुद्दों की बात करेगा। तो अभयनाथ यादव लिखते हैं कि जिस दल के नेता के सपने में जनता का दुख दर्द दिख रहा है, विजय का आशीर्वाद उसी को मिलने वाला है। अंकित चौरसिया आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव के चलते ही सबके सपनों में भगवान आ रहे हैं? लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने। ऐसे में हम आशीर्वाद ऐसे प्रत्याशियों को दें जो मुद्दों का समाधान करें। अंकित चौरसिया का सवाल इसमें
सबसे बेहतरीन है। और ये सवाल मैं ट्रांसफ़र करता हूँ संजय चौधरी के लिए कि क्या चुनाव में सबके सपनों में भगवान आ रहे हैं? लोकतंत्र में तो जनता ही भगवान होती है, तो आशीर्वाद ऐसे लोगों को मिले जो जनता के मुद्दों का समाधान करें। मसला तो ये होना चाहिए, ना कि ये बताना चाहिए कि किसके सपनों में भगवान आ रहे हैं। संजय चौधरी जी। देखिए, मैंने पहले भी अपने शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने काम के आधार बनाया है, मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मैं गांव की पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूं। बरसात में जब हम लोग गांव में रहते थे, ताल तलैया तालाब खेत सब भर जाते थे, तो हम लोगों की जो माताएं बहनें बेटियां रहती थीं, ये जब गांव में शौच के लिए जाने की स्थिति में होती थी तो वो कितनी पीड़ा रहती थी, कितनी सामाजिक उनके लिए स्थिति खराब होती थी। ये एक सामान्य दर्द इस देश के महिलाओं के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में थी उनके लिए थी। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के सुलभ और सामान्य शौचालय बनकर महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है, इसकी अनुभूति वही कर सकता है जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति होगा और आधी आबादी के उस सामाजिक समस्याओं से जो रूबरू होगा। हम आज एयर कंडीशन में बैठकर 2 मिनट में जाके टॉयलेट चलाकर पिस्टन दबाकर शौच जा सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कितना परिवर्तन होगा, मुझे लगता है इस सामाजिक परिवर्तन की जो राजनीतिक दल इसकी अनुभूति करेगा, उसका समस्या का समाधान करेगा, वो सामाजिक परिवर्तन का भी वाहक बनेगा, राजनीतिक परिवर्तन का भी वाहक बनेगा और सामाजिक उत्थान की स्थिति का भी वाहक बनेगा। मैं समझता हूं इस सामाजिक परिवर्तन को समझना चाहिए और जो राजनीतिक दल इसको नहीं समझते हैं वही परिणाम आने के बाद कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। और भारतीय जनता पार्टी ने इन सामाजिक समस्याओं का समाधान करके जनता के दिल में जगह बनाई है। ओके, ऑलराइट। विवेक साइलर जी, समाजवादी पार्टी इन सपनों को लेकर किस तरह का दृष्टिकोण रखती है? आपके सपने वास्तविक रूप से क्या होने चाहिए? आप एक लार्जेस्ट और जिम्मेदार अपोजिशन है, तो आपके सपनों में भी वो विजन जनता के लिए होने चाहिए। जी ब्रिजेश जी, बिल्कुल। जैसे रक्षपाल सिंह जी ने अभी कहा कि जनता के जो सपने हैं उसे सरकार पूरा करे, लेकिन सवाल ये है कि जो डाटा बता रहे हैं, हम डाटा ही पे बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डाटा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, नंबर 1 पे है। कुपोषण पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कह रही है। डाटा ये भी कहता है कि बिहार और झारखंड के बाद सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट आफ्टर बिहार एंड झारखंड इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। अभी महिलाओं की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे पे एक महिला के साथ बलात्कार होता है। ये भी डाटा कह रहा है। किसान कुचले जा रहे हैं, लोग मंत्री बने हुए हैं। प्रयागराज में क्या हुआ, जब छात्र सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ गए, नौकरियां मांग रहे हैं, नौकरियां नहीं है, सड़कों पे उतर आए हैं छात्र। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाते हैं तो योगी जी कहते हैं जेल में बंद करा दूंगा और घर को कुलुक करा दूंगा। आज उन्नाव में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंच पे चढ़े थे, उनको किसान नेताओं ने थप्पड़ों से मार के नीचे कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह से रिजेक्ट किए जा रहे हैं, नकारे जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उनसे पूछिए कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? महिलाएं विरोध में, किसान विरोध में, छात्र छात्राएं विरोध में, सब विरोध में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में सिर्फ सुनहरे सपने दिखाए थे उत्तर प्रदेश की जनता को। एक बार हम लोग को भी लगा था, भ्रम हमको भी हो गया था कि शायद बहुत अच्छा काम हो, लेकिन अब यह समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर इन्होंने कुछ अच्छा काम किया होता तो अपने हजारों करोड़ के विज्ञापन में ना ही कलकत्ता का फ्लाईओवर, ना ही अमेरिका की फैक्ट्री और ना ही दुश्मन देश चीन का आप एयरपोर्ट दिखाते हो, ना ही आंध्र प्रदेश का डैम आपका। मैं डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं। खान साहब, आप मुझे बताओ कि सपने जनता के लिए किस प्रकार के देखने चाहिए राजनीतिक दलों पर? चुनाव है और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब हम कोरोना के टाइम पे जा रहे हैं, हमें बहुत जिम्मेदार होने का परिचय देना होगा। जी बिल्कुल मिश्रा जी, ये सपना तो राजनीतिक दल का जनता के लिए ही होना चाहिए कि जनता कैसे सुखी रहे। अभी टॉयलेट की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। अभी ये मोहनलालगंज में मैं गया था, मैं वहां देख के आया हूँ टॉयलेट में भूसा भरा हुआ है, ऊपर छत पानी नहीं है, टंकी नहीं है, कहाँ से टॉयलेट कोई जाएगा क्या? ये तमाशा इन्होंने बना के रखा है। कितने कितने करोड़ का इसमें घपला किया है टॉयलेट में, और इस तरह चिल्ला रहे हैं कैसा? देखिए, जनता महंगाई से कराह रही है, चिल्ला रही है,
रोज अब देखिए मिश्रा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि जब से ये 5 राज्यों में चुनाव हारे हैं और तब से ये तेल की कंपनियां एक पैसा नहीं बढ़ा रही है, पैसा डीजल का दाम नहीं बढ़ा रही है, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा रही है, गैस का दाम नहीं बढ़ा रही है। क्या अब फायदे में चली गई कंपनियां? ये तमाशा बनाकर रखा भारतीय जनता पार्टी, करते हमारा कंट्रोल नहीं है। आज कैसे कंट्रोल हो गया आपका? और चुनाव बाद ही देखिएगा जितने तेजी से ये डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाएंगे, ये जनता को लूट लेंगे। इसलिए जनता इनको चुनेगी नहीं, जनता इनको ठोकर मार के नीचे उतारेगी। इसलिए कि आपने न महंगाई पे कंट्रोल किया, ना आपने बलात्कार पे कंट्रोल किया, ना महिलाओं की इज्जत पे कंट्रोल किया। आपने महिलाओं को तार तार किया, आपने साड़ी खिंचवाई, आपने लोगों का मान सम्मान गिराया। और आज आप बात कर रहे हैं ईमानदारी की। आप बजरंग बली अली की बात करते हैं जब नहीं कुछ मिलता है। तो आप फिर असीम वकार से क्यों लड़ रहे थे? जब आप बीजेपी से इतने नाराज हैं तो असीम वकार से क्यों लड़ रहे थे? नहीं, असीम वकार से मैं नहीं लड़ रहा था, असीम वकार मुझे पे हमला कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि वसीम वकार की अपनी पार्टी है, वो जो मैनिफेस्टो लेके आएंगे करेंगे। हमारी अपनी पार्टी है, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो ये है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम एक जात बिरादरी की बात नहीं करते हैं, हम सब जात बिरादरी की बात करते हैं। थैंक यू खान साहब। हमने मुसलमानों को बनाया, हमने पंडितों को बनाया, जनता के सपने क्या होने चाहिए? हमने वैश्य को और बनाया। जनता, नेता लोग के सपने तो सब लोग देख लिए, जनता के सपने क्या हैं? जनता के सपने में क्या क्या आ रहा है? देखिए, जनता के सपने तो स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे ब्रजेश भाई, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने देखे और जनता की आंखों में देखे। उन्होंने कहा कि आधी आबादी की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 40% महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन होने चाहिए और उनको स्कूटी भी दी जानी चाहिए, सिलेंडर भी मुफ्त दिए जाने चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए भी, किसान की आंखों के से भी सपने देखे। उन्होंने कहा कि साहब 2500 रुपए का धान और 2500 रुपए की गेहूं खरीदी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 400 रुपए का गन्ना खरीदा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 20 लाख जो रोजगार हैं पहले दिन उनको दिए जाना चाहिए, पहली कैबिनेट में दिए जाने चाहिए। उन्होंने जितने सपने देखे जनता के साथ में, जनता की आंखों में, नगर नगर जाकर के, डगर डगर जाकर के, गांव गांव जाकर के, पांव पांव जाकर के, उन सारे सपनों को उन्होंने हमारे प्रतिज्ञा पत्र में समाहित किया है। और निश्चित तौर पर जानिए, एक एक सपना जनता की आंखों का देखा हुआ है और वो सारे के सारे सपनों जब आप इतने विजन की बात करते हैं तो ये असीम वकार क्यों ऐसी उटपटांग बात करते हैं? सर, असीम वकार साहब की अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है। असीम वकार साहब के तो चक्कर में आपने खान साहब को बुजुर्ग कह दिया। बताइए, आप जो है उनकी दाढ़ी खाली सफेद हो गई, आपने उनको बुजुर्ग कह दिया। ये आप दुश्मनी निकाल रहे हैं उनसे अपनी? है नहीं, ये आप दुश्मनी निकाल रहे हैं उनसे अपनी। हमारे लिए तो आपके उनकी खानदानी दुश्मनी है तो आप उसका बदला डिबेट में ले रहे हैं। और एक चीज मैं खाली और कह दूं, आप भाजपा को बचाइए मत, 2 मिनट रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी कही बात, शौचालयों की बात कही, कहते ना घी ने संवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। 1952 से लेकर के निर्मल भारत मिशन हम लोग चलाएं। 6,40,000 गांवों में, 6,18,000 गांव में बिजली हम पहुंचाएं। 22,000 गांव में बिजली पहुंचा करके ये लोग अपना बोर्ड लगा देते हैं। ये लोग बोर्ड लगाऊ मास्टर हैं, नाम बदलू मास्टर हैं। ये लोग मूल रूप से राम के नाम पर नोट भी लेते हैं, वोट भी लेते हैं और उसके बाद चंदा चोरी भी करते हैं। उसके बाद कहते हैं दलितों की जमीन भी हड़पते हैं और कहते हैं हम शौचालय बना रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी वालों, 2017 से 2022 अच्छा, आपकी बाकी की बातें आप कल शर्मा की चाय की दुकान पे उनसे कर लेना। ओके, असीम वकार जी, आप मुझे बताओ कि आपके तो गलत बात आपके है, ये आरोप है हमारे ऊपर मिथ्या। राइट, ओके। असीम वकार साहब, आपके नेता से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो भी जनता के विकास की, सबको साथ लेकर चलने की बात करें। एक कौम विशेष के लिए ही बात करते हैं, आप सबके हित, सबके विकास की बात करिए। एक अच्छा माहौल तैयार करिए उत्तर प्रदेश के भीतर। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा सवाल और जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे, आपको चिमटे से नहीं, लोग गले से लगाएंगे। सर सुनिए सर, देखिए, आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आपकी आंखों के सामने है आप वो भी नहीं देख रहे हैं। कैसे? ये लोग जिस कौम को भी कुचलने की कोशिश करेंगे। कौन लोग? जो बैठे हैं बीजेपी वाले। ओके। जिस कौम को कुचलने की कोशिश करेंगे, उस कौम के लोगों को खड़ा होकर आगे आकर अपनी पार्टी बनाना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। आप कुचल रहे हैं, हम आपको कुचलने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के नाम पर हम आज अपनी बात रख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद ही इस बात में पड़ी कि उनको लगा कि दलितों को कुचला जा रहा है, ख़त्म करने की कोशिश, साजिश। उन्होंने पार्टी बनाई। सरदारों का था 84 हुआ,
अकाली दल वजूद में आया, सरकार बनाई उन्होंने। और मैं समझता हूं कि जिस कौम को, जिस जाति को कुचलने की बात करेगी सरकारें, उनके खिलाफ उनके लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और हम भी उनके साथ खड़े होंगे। ओके, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बात ले लूं? नहीं, दूसरी बात सर, एक मिनट, अभी खान साहब ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने कौन सी गुनाह कर दिया आपके सामने, गुनाह कबीरा कर दिया। आप मुसलमान और हिंदू और यहूदी ईसाई सब ले आए। सर मैंने तो हाथ जोड़ के कहा कि मायावती को चाहिए कि एमएच खान साहब को मुख्यमंत्री बना दें और नसीमुद्दीन वाले विभाग खुद रख लें। अरे भाई असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि पार्टी का अध्यक्ष दूसरी पार्टी को आप सजेशन क्यों दे रहे हो? आप बीएसपी में हो क्या? असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि असीम वकार को पार्टी का अध्यक्ष बना दे। अब बताइए मैंने कौन सी गुनाह वाली बात कर दी? इस्तीफा दे दे एमपी पद से। अब बताइए मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मुख्यमंत्री की बात करने नहीं देते। नहीं, आपको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए एमआईएम के। अब दूसरी बात सर, इस्तीफा दिलवाइए असदुद्दीन ओवैसी साहब से और एमपी भी बन जाइए। अरे आप डर क्यों रहे हैं सर? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों डर रहे हो? आप डर क्यों रहे हो भाई? आप भी तो डर रहे हो। अपने आप हटाइए। आप डर रहे हैं सर, आप मत डरिए। आप हमारी पार्टी में आइए, हमारी पार्टी में बहुत आजादी है। और एक और बात बता दूं आपसे, अरे आपकी पार्टी में क्यों आएंगे? राष्ट्रीय प्रवक्ता है बहुजन समाज पार्टी। सर हमारी पार्टी में एमआईएम में क्यों आएंगे वो? हमारी पार्टी में आजादी है सर, आइए। एमआईएम में क्यों आएंगे खान साहब? आपकी पार्टी में आजादी है, लेकिन आपके पार्टी में खाली हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू नहीं मुसलमान नहीं हो रहा। नहीं, हम हिंदू की बात भी कर रहे हैं, हम उन दलितों की बात कर रहे हैं, हम उन बैकवर्ड्स की बात। एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत कुछ टोकना चाह रहे थे। हम उन दलितों की बात कर रहे हैं जिन दलितों की बात बहुजन समाज पार्टी में नहीं होती है। सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे लाओ। भाई राजपूत जी, आपको क्या एतराज है असीम वकार से? नहीं, असीम वकार साहब ने 3-4 बातें तथ्यात्मक रूप से बहुत गलत कही। देखिए, धर्म की बात को लेकर के धार्मिक आधार पर देश में पार्टियां अगर बनने लगेंगी तो निश्चित तौर पर ये लोग फिर भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की बात करेंगे। 20% के मुसलमानों की पार्टी ओवैसी साहब की पार्टी हो गई, 80% के हिंदुओं की पार्टी का क्लेम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, बाकी सब लोग ढपली बजाएं। आप क्यों ट्यूशन दे रहे हैं? मैं बता रहा हूं। और तीसरी बात इन्होंने जो गलत करी कि 1984 के दंगों के बाद अकाली दल 1920 में बना हुआ था। भाई थोड़ा सा आप समझिए। और अकाली दल भी सिखों की पार्टी नहीं बनी है, पंजाब में किसानों की पार्टी। एक सेकंड और मैं आपको बता दूं बहुत साफ-साफ, धर्म के आधार पर विभाजन का विरोध कांग्रेस पार्टी करती थी, करती है और करती रहेगी। पूरे शांति से सुना आपको कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम एक दूसरे के पूरक। आपकी बात को तसल्ली से सुना, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। वकार साहब, ये तो आपको ट्यूशन दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए इनका फर्ज है ट्यूशन दें और ये ट्यूशन ही देते रहे। अब हम सोच रहे हैं ये टीचर ही बन जाएं। अब ये अब सत्ता काबिल नहीं बचे। 70 साल में आजादी में कम से कम 60 साल इन्हीं ने हुकूमत की। संजय भाई रुकना, सारी स्टेट में और केंद्र में इन्हीं ने हुकूमत की। आपने यहां तक पहुंचाया। संजय जी रुकिएगा, आऊंगा। आपने यहां तक पहुंचाया क्यों? जितने दंगे हुए, मैक्सिमम दंगे हिंदुस्तान में जो दंगे हुए उनमें सब दंगे आप ही के यहां हो गए, आपके राज में हो गए। कभी तो आप कहते थे कि मस्जिद वहीं बनना चाहिए, हम बनाएंगे, आपकी सरकार ने ऐलान किया। और बाद में आपके नेता कहने लगे कि हम ही ने मंदिर बनवाया, रास्ता प्रशस्त किया, मूर्ति रखवाई। ये हो रही पहले तो आप बताइए कि एमआईएम की असलियत सामने आ गई। आपका एम क्या है? एमआईएम की असलियत सामने आ गई। हमारा तो एम देश था, देश का विकास है और देश का विकास तो रहेगा। की बात एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करने वाले अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए। रक्षपाल सिंह जी को लिया जाए। रक्षपाल जी, आप मुझे बताइए कि जनता के सपने क्या है, जनता का विजन क्या है? संजय जी रुकिएगा, आपको अंत में समय दूंगा मैं। रक्षपाल जी गो अहेड। जी सर, सोच के बोलिएगा। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूँ, ये जो डिबेट आप धमकाने की कोशिश मत करिए भाई। हाँ बोलिए, आप बोलिए। जनता के और नेताओं के सपने पर जनता के और नेता के सपनों पर डिबेट थी। मैं कुछ लोग असल में डिबेट माफिया हो गए हैं तो वो दूसरे लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं। आप बोलिए रक्षपाल जी। जी जी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। इनका काम है, उनको करने दीजिए, हमारा काम हमें करने दीजिए। जनता जो है, जनता और नेता दोनों को सपने देखने चाहिए खुले आंखों से, भविष्य को सुंदर बनाने के लिए। जो कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग ये सपने में देखते हैं कि मेरा एमएलए का विधायक जीत के आ गया, कुछ लोग सपने में ये देखते हैं मैं मुख्यमंत्री बन गया। ये सपने देखते रह जाएंगे, सोते रह जाएंगे, फिर काम कब करेंगे जनता का? जनता का काम करने के लिए खुले आंखों सपने देखने की जरूरत है। जनता जो है ना, जनता जो है ना अपना ये आप किसके लिए कह रहे हो? मैं सभी नेताओं के लिए कह रहा हूँ सर। मैं देखिए, जिसने कहा कि भाई मेरे विधायक जीत गए, उसके लिए भी कह रहा हूं। जो ये कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, सपने में रोज आते हैं विधायक, आप होस्टाइल हो गए उनके लोग के दबाव में। पहले राउंड में तो आप नाम ले रहे थे, इस राउंड में नहीं ले रहे हो।
अरे नाम में इसलिए नहीं लेना चाहता नहीं, फिर इधर उधर की बातें करने लगेंगे। उनमें आप एक नाम भूल गए थे बीजेपी का, इस बार उस पर बात कीजिए। बीजेपी कौन सी आप ना बताइए उन्हें क्या बोलना है, वो अपनी बात खुद बोलेंगे। रक्षपाल जी बोलिए आप। नहीं अब भाई बकार साहब मुझे मत बताइए कि मुझे क्या बोलना है। मैं सिर्फ उनको कह रहा हूं कि जो लोग अपने बारे में स्वार्थी सपने देखते हैं उनसे जनता सावधान हो गई है। जो जनता के सपने देखा कि जनता का जीवन को सरल बनाएगा, उज्जवल बनाएगा, उसको वोट करेगी। कौन जनता के सपने करते रहिए मलिया, जो जनता को लूट लेते हैं, जो जनता का खून पी जाते हैं, अरे आप देखिए जनता को पीड़ित करते हैं, उनके भी बारे में बात करें। हाँ तो कहने दो उनको। आप सुनिए अब मैं वही तो कह रहा हूं। आप देखिए ना, हाईवे कौन बना रहा है, आप देखिए रोजगार कौन दे रहा है, आप देखिए जनता को टॉयलेट कौन दे रहा है, आप देखिए आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं संजय चौधरी को जल्दी से कनेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। एक सेकंड रुकिए, संजय चौधरी गो अहेड प्लीज। ओके संजय जी अपनी बात रखिए, गो अहेड। संजय कुछ कहना चाह रहे थे। यस पार्टी के उससे आए हैं क्या? ओके एक सेकंड संजय भाई अपने लिए अभी AIM आ गया, असली चेहरा आ गया। AIM और कांग्रेस के बीच में अभी तथ्यों की लड़ाई हो रही थी। मैं चाहूंगा कि इसमें जो बेसिक तथ्य उसको याद कर लिया जाए कि जब देश का विभाजन हुआ, देश की स्वतंत्रता हुई, उसके बाद AIM पार्टी खत्म हो गई। और यह पार्टी कब बनी? ये इस पार्टी का पुनर्जन्म तब हुआ जब देश में इमरजेंसी लगी और इंदिरा गांधी ओवैसी साहब के पिताजी के साथ एक राष्ट्रीय मीटिंग करती हैं और उसके बाद कांग्रेस के आश्रय पे, कांग्रेस के अनुरोध पर यह राजनीतिक दल जो मुस्लिम आधार पर राजनीति करता है, भारत की राजनीति में आता है। तो ये जो मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस के साथ ओवैसी, इसका जो वास्तविक चरित्र है उसके तथ्य की मैं याद दिलाना चाहता हूं। चलो वकार साहब को मौका देता हूं, जवाब दे दें, फिर डिबेट को बंद करना। जी वकार साहब। देखिए संजय चौधरी साहब हैं गूगल बॉय। क्या है गूगल बॉय? ये क्या होता है? ये गूगल बॉय मतलब गूगल पे डाला, नाम डाला, निकल के आ गया। तो उसमें होता है कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं वो गलत इंफॉर्मेशन दे देते। तो संजय भाई के हाथ में वो वाली आ गई जो गलत वाली थी। 1957 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है सर, 1957। और इमरजेंसी कब लगी ये देखिए जरा एक बार। चुनाव लड़ना कब शुरू किया? देश में चुनाव लड़ना तो आप 77 के बाद शुरू किया ना सर। 61 से शुरुआत की थी, कारपोरेशन से शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे कारपोरेशन से करते करते आगे बढ़े, फिर विधानसभा लड़े। जनाब नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस के इंटरफेयर के बाद नहीं सर जब कांग्रेस को लगा कि नसबंदी के बाद मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे। आप पढ़िए, नरेंद्र मोदी हुए जा रहे हैं। आप पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। डिबेट को बंद करना पड़ेगा, समय समाप्त हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आप सब महानुभावों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना बहुत कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और कृपया सपने देखिए जनता के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।